नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं, जो दिखावे के पर्दे के पीछे छुपे दर्द, परिवार के झूठे मूल्यों और उससे कड़वी सीख के बारे में है, जो कभी कभी ज़िंदगी हमें दे जाती है। यह कहानी है दो घरों, दो नियतों और एक ही सिक्के के दो पहलुओं की। इसमें आप मिलेंगे रीता से, जिसकी सास ने उसके बांझपन की वजह से घर से निकाल दिया, और फिर वही आग, वही शब्द जब एक दिन उल्टा होकर उसकी सास के अपने घर में भड़क उठती है, जब उसकी अपनी बेटी को वही दर्द झेलना पड़ता है। यह कहानी समाज के उस कठोर मानसिकता को दर्शाती है जहां औरत की पहचान सिर्फ मां बनने तक सीमित कर दी जाती है, और कैसे कर्म एक दिन वक्र होकर वापस आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफ़र, जहाँ पहली नज़र में देखने वाला सुख भी एक गहरे दुख में छुपा होता है। रीता की चाय की दुकान में सुबह सुबह ही चहल पहल शुरू हो गई थी। भाप उड़ती केतलियाँ, चाय पत्ती और दूध की मीठी गंध, जो ग्राहकों और आवाजाही के बीच वह मशीन की तरह काम कर रही थी। उसके हाथों पर चाय की केतली के निशान थे, माथे पर पसीने की बूंदें, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खालीपन। 5 साल पहले तक वह यहाँ नहीं, बल्कि शहर के एक आलीशान बंगले के रसोई घर में बैठकर अपनी सास सुशीला देवी के डर से कांपती हुई चाय बनाती थी। रीता की शादी अमित से हुई थी, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसकी मां सुशीला देवी अपने पति के व्यवसाय की वजह से समृद्धि और सम्मान की चकाचौंध में जीती थी। उनके लिए बहू का अर्थ था खूबसूरत चेहरा, अच्छा घराना और सबसे बढ़कर वंश को आगे बढ़ाने की क्षमता। रीता पहले 2 शर्तों पर खरी उतरी, लेकिन तीसरी शर्त वह पूरी नहीं हो पाई। 3 साल बीत गए थे, कोई संतान नहीं हुई। शुरुआती सालों में सुशीला देवी की नज़र में रीता के प्रति स्नेह था, लेकिन धीरे धीरे वह स्नेह एक ठंडी गणितीय उम्मीद में बदल गया। फिर वह उम्मीद चिड़चिड़ाहट में, और चिड़चिड़ाहट घृणा में। एक शाम की बात है, घर में सुशीला देवी की बेटी मोनिका अपने पति संजय के साथ आई हुई थी। वह रीता से 2 साल छोटी थी और उसकी शादी को 1 साल ही हुआ था। सुशीला देवी का सारा ध्यान और प्यार मोनिका पर लुटाया जा रहा था। रीता रसोई में व्यस्त थी। अचानक सुशीला देवी की तीखी आवाज़ गूंजी। रीता, यह कॉफ़ी क्या बना दी है? स्वाद ही नहीं है। तुमसे कुछ ठीक से होता ही है क्या? रीता सहमकर रसोई से बाहर आई। माँ, माफ़ कीजिए, अभी नहीं बना देती हूँ। नहीं बनाओगी? सब कुछ बर्बाद करने के लिए? तुम्हारे हाथ में तो किसी चीज़ का स्पर्श ही नहीं है। फल देने का तो छोड़ो। सुशीला ने व्यंग कसा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। अमित नीची निगाहों से अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा। मोनिका एक मासूम सी मुस्कान लिए बैठी थी। उसके पति संजय असहज हो रहे थे। रीता का गला रूंध गया। वह चुपचाप रसोई में लौट आई। उस शाम के बाद से वह यह ताना एक नियमित प्रहार बन गया। डॉक्टरों के पास जाना, जांच करवाना, सब हुआ। रिपोर्ट साफ थी। शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सुशीला देवी को यकीन नहीं था। उनका मानना था कि कमी रीता में ही है। फिर वह रोज आया, जिस दिन आसमान ही टूटकर रीता के सिर पर गिर पड़ा। दिवाली का त्योहार था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदार आए हुए थे। रीता दिन भर खाना बनाने और सजावट में जुटी रही। थकान से चूर होकर वह जैसे ही बैठने को हुई, सुशीला देवी ने आवाज़ दी, सब लोग बैठे हैं और तुम यहाँ आराम कर रही हो? जाओ, ऊपर वाले कमरे से मिठाई की ट्रे लेकर आओ। रीता ऊपर गई। ट्रे भारी थी। सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसला और वह लड़खड़ा गई। ट्रे नीचे गिरी। मिठाई के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। यह देखकर सुशीला देवी का आपा ओझल हो गया। वह बिगड़ते हुए आगे बढ़ी। आवाज़ इतनी तीखी और कठोर थी कि पूरा घर स्तब्ध रह गया। क्या कर दिया तुमने? यही हालात है तुम्हारे? घर को सूना करने के लिए काफ़ी नहीं, त्योहार भी बर्बाद कर दोगी? निकल जा, निकल जा मेरे घर से, बांझ कहीं की। क्या तेरे जैसी नकारा औरत को देखना भी मुझे गवारा नहीं है। तेरी शक्ल भी अब मेरे सामने मत दिखाना। हवा में लटके ये शब्द, बांझ कहीं की, रीता के कानों में सुई की तरह चुभ गए। उसने अमित की ओर देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा सिर झुकाए हुए था। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, एक सूनापन बह निकला। उसने कुछ नहीं कहा,
चुपचाप ऊपर गई, एक छोटा सा बैग भरा, निकल गई जिसे वह 5 साल से अपना घर समझती थी। उस रात वह शहर की सड़कों पर भटकती रही। उस शब्द ने उसकी आत्मा को जला दिया था। आखिरकार उसकी एक पुरानी सहेली ने उसे शरण दी और धीरे धीरे अपने दम पर, अपने हौसले से उसने छोटी सी चाय की दुकान खोली। जीवन फिर से चलना शुरू हुआ, लेकिन अब घाव के निशान हमेशा के लिए रह गए। जिस दिन रीता को घर से निकाला गया, उस दिन मोनिका भी मौजूद थी। उसने अपनी माँ के कठोर शब्द सुने थे, लेकिन उसके मन में रीता के लिए सहानुभूति की जगह एक अजीब सी श्रेष्ठता का भाव था। उसका अपना जीवन तो परिपूर्ण लग रहा था। एक सफल पति संजय, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसे बहुत प्यार करता था। उसका अपना शहर से दूर एक खूबसूरत फ्लैट, उसकी माँ का प्यार, उसकी माँ का पूरा प्यार और आशीर्वाद। सुशीला देवी के लिए मोनिका उनकी आंखों का तारा थी। उसकी हर इच्छा, हर शौक पूरा किया जाता। रीता के जाने के बाद सुशीला देवी ने मोनिका को और भी ज्यादा लाड प्यार देना शुरू कर दिया। अक्सर वो कहती, देखो मोनिका, तुम मेरी असली बेटी हो। तुम्हारे घर में हमेशा खुशियाँ रहेंगी, बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। रीता जैसी नहीं हो तुम। मोनिका मुस्कुरा देती। उसे यकीन था कि ऐसा ही होगा। शादी के 1 साल बाद ही जब उसने और संजय ने परिवार बढ़ाने की सोची, तो उन्हें लगा सब जल्दी हो जाएगा। लेकिन 6 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। मोनिका को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन सुशीला देवी ने उसे सांत्वना दी। अरे, इतनी जल्दी क्या है? तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हारा भाग्य उच्च है। समय आएगा, सब होगा। 1 साल बीत गया। अब मोनिका और संजय चिंतित हो उठे। उन्होंने डॉक्टर से मुलाकात की, जांच करवाई। रिपोर्ट आई तो मोनिका के हाथ कांप गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि संजय में शुक्राणुओं की गिनती नगण्य है। गर्भधारण की संभावना लगभग शून्य के बराबर थी। यह खबर मोनिका के लिए बिजली गिरने जैसी थी। उसका सारा आत्मविश्वास व श्रेष्ठता का भाव धराशायी हो गया। संजय भी टूट गया था, लेकिन उन दोनों ने फैसला किया कि वे सच्चाई को किसी को नहीं बताएंगे। समाज और खासकर सुशीला देवी की प्रतिक्रिया का डर उन पर हावी था। माँ को कभी पता नहीं चलना चाहिए, मोनिका ने संजय से कहा। आंखों में डर उफ झलक रहा था। वह मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं, असल में वह इस सोच को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक झूठ का सहारा लिया। उन्होंने सबको बताया कि समस्या मोनिका में है। पीसीओएस का नाम लिया। उसने सुशीला देवी का गुस्सा और निराशा कम से कम संजय पर नहीं, बल्कि मोनिका पर ही रहेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। मोनिका को यकीन था कि उसकी माँ उससे इतना प्यार करती है कि शायद उसे वैसे ही स्वीकार कर लेगी जैसा वह है। लेकिन मोनिका अपनी माँ को पूरी तरह नहीं जानती थी। सुशीला देवी को जब यह पता चला कि समस्या मोनिका में है, जैसे कि झूठ था, तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी बेटी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम डॉक्टरों से दोबारा मिलो, बड़े हॉस्पिटल में जाओ। मोनिका और संजय ने 2-3 और जगह जांच करवाई, लेकिन नतीजा वही रहा। अब सुशीला देवी की चिंता बढ़ने लगी। उनका प्यार अब धीरे धीरे चिंता में, और फिर चिंता हल्की सी खींच में बदलने लगी। वह अक्सर फोन करके घरेलू नुस्खे बताने लगी, देवी देवताओं के पूजन का दबाव डालने लगी। मोनिका, तुम्हें समझना होगा। एक दिन फोन पर उनकी आवाज़ में वही कठोरता थोड़ी सी छलकी जो रीता के लिए थी। घर बसाने के लिए बच्चा जरूरी होता है, वही तो वंश को आगे बढ़ाता है। तुम्हें और कोशिश करनी होगी। मोनिका हैरान रह गई। यह स्वर उसने पहले कभी अपनी माँ से नहीं सुना था, खासकर अपने लिए। उसके मन में पहली बार एक डर की सिलसिलेवार ठंडक दौड़ गई। 2 साल और बीत गए। मोनिका और संजय ने इलाज जारी रखा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच उनका रिश्ता भी तनाव से जूझ रहा था। संजय अपराध बोध से ग्रस्त था कि मोनिका उसकी वजह से झूठ बोल रही है और यह सब सह रही है। मोनिका के मन में एक और गुस्से का कंठक पनप रही थी, जो कभी कभी संजय पर निकल आती। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सुशीला देवी के व्यवहार में आया। हर मुलाकात अब बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगी। उनकी बातचीत में मिठास कम और एक तीखा दबाव ज्यादा होता। एक रविवार की दोपहर मोनिका और संजय सुशीला देवी के घर खाने पर आए। खाने के बाद सुशीला ने संजय से कहा, बेटा तुम पापा के साथ बैठो, मैं मोनिका से कुछ बात करती हूँ। मोनिका को कमरे के अंदर में ले जाकर सुशीला देवी ने सीधा सवाल किया, अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं? तुमने वो नुस्खे ट्राई किए जो मैंने बताए थे? माँ, हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं।
डॉक्टरों के भरोसे मत बैठो। तुम्हें खुद प्रयास करने होंगे। तुम जानती हो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं सुशीला की बेटी भी उसकी बहू जैसी निकली। सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मोनिका के लिए यह एक झटका था। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी हो तो मेरा नाम रोशन करो, मेरी इज्जत बचाओ। सुशीला देवी का स्वर उग्र हो गया। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और आज तुम मेरे सामने खड़ी होकर यह कह रही हो कि तुम एक बच्चा भी नहीं दे सकती। यह कैसी बेटी हो तुम? मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि वही माँ जो उस दुनिया की हर चीज़ दे सकती थी, आज उसकी कमी के लिए उसे इस तरह ताने दे रही है। उसने रीता को याद किया और पहली बार उसके दर्द का एक अंश महसूस किया। घर लौटकर मोनिका ने संजय से सब कुछ बताया और बुरी तरह रोई। उसने मुझे रीता जैसी कहा संजय। उसकी नज़र में मैं अब भी वैसी ही हूँ जैसी रीता थी। संजय ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मोनिका का दिल टूट चुका था। उसका भ्रम दूर हो रहा था। उसकी माँ का प्यार बिना शर्त है। वह प्यार उसने अब महसूस किया एक शर्त पर टिका था, एक पोता पोती की। समय बीतता गया। सुशीला देवी का रवैया और खराब होता गया। अब वह मोनिका के सामने रीता का उदाहरण देने लगी थी, लेकिन गलत तरीके से। देखो, रीता को मैंने सही समय पर पहचान लिया था। उसे घर से निकाल दिया तो अमित ने दूसरी शादी कर ली और अब उसकी पत्नी गर्भवती है। अगर मैंने उसे रोका होता तो आज अमित का घर भी सुना होता। वह सुनकर मोनिका की रूह कांप जाती। ये भी ऐसा ही सोचती है। आखिरकार वह दिन आ ही गया। सुशीला देवी के 60वें जन्मदिन का कार्यक्रम था। सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए। मोनिका और संजय भी आए। रीता की जगह अमित की नई पत्नी प्रिया थी, जो साफ तौर पर गर्भवती थी और सुशीला देवी की सेवा में जुटी हुई थी। सुशीला देवी उसे लेकर बहुत गर्व महसूस कर रही थी और हर किसी को यह दिखा रही थी कि खाने के बाद सब लोग बैठे गपशप कर रहे थे। किसी ने मोनिका से पूछ लिया, अरे मोनिका, तुम्हारी कोई खबर नहीं? यह प्रिया तो तुमसे बाद में आई है और आगे निकल गई। सबकी निगाहें मोनिका पर टिक गई। वह शर्मिंदगी से गड़ी जा रही थी। तभी सुशीला देवी ने प्रिया के पेट पर हाथ फेरते हुए एक तीखी ऊंची आवाज में कहा, जो पूरे हॉल में गूंज गई, अरे मोनिका से क्या पूछते हो? उससे तो होगा ही नहीं। उसने हमारे खानदान का नाम डुबो दिया है। उसकी कोख तो सूखी ही रह गई। एक पल के लिए सब कुछ थमसा गया। मोनिका का चेहरा लाल हो गया, फर सफ़ेद पड़ गए। उसने अपनी माँ की ओर देखा और जो उसे घृणा से भरी नज़रों से देख रही थी। फिर अचानक संजय का धैर्य जवाब दे गया। वो उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आवाज़ स्थिर। नहीं माँ, कोख सूखी नहीं है। समस्या मोनिका में नहीं, मुझ में है। मैं बांझू। एक सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ पंखा घूमने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुशीला देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी आंखें फैल गईं। वह संजय की ओर देखती रही, फिर मोनिका की ओर, मानो कुछ समझ नहीं पा रही हो। संजय ने आगे कहा, मोनिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, आपके सामने शर्मिंदा ना होने के लिए सालों से यह झूठ ढोया है कि समस्या उसमें है, और आज आपने उसी अपने ही बेटी को इतने लोगों के सामने अपमानित किया। सुशीला देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने टेबल को पकड़ने की कोशिश की। उनके कानों में अपने ही वे शब्द गूंजने लगे, निकल जा मेरे घर से बांझ कहेंगी। लेकिन अब यह शब्द उनकी अपनी बेटी के लिए थे। उनकी आंखों के सामने रीता का चेहरा तैर गया और फिर मोनिका का भौचक्का आहत चेहरा। का सारा दर्प, सारा अहंकार उस एक पल में चूर चूर हो गया। वह बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ होंठ कांप रहे थे। मोनिका ने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे संजय का। उस घटना के बाद सुशीला देवी गहरे सदमे में चली गई। उनकी दुनिया उलट गई थी। वह शब्द जो उसने किसी और के लिए बनाए थे, वही अब उनके परिवार की दीवार पर सटीक लिखे जा चुके थे। उनकी बेटी, उनकी अपनी खून, उनकी नज़रों में उसी कलंक का शिकार थी जिसके लिए उन्होंने रीता को तिरस्कृत किया था। और सबसे बड़ी बात, संजय उनके अपने चुने हुए दामाद में थे, जिसे वह बहुत मानती थी। उन्होंने मोनिका को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन मोनिका ने फ़ोन उठाया नहीं। संजय ने एक बार फ़ोन उठाया और विनम्रता से कहा कि मोनिका अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच एक दिन सुशीला देवी को पेट में तेज दर्द उठा। जांच में पता चला कि उन्हें गैलस्टोन और ऑपरेशन ज़रूरी है। अमित व्यस्त था। प्रिया अभी प्रेगनेंसी में थी, असहाय अवस्था में। सुशीला देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
खबर मोनिका को लगी। पहले तो वह नहीं गई, लेकिन फिर उसका दिल पसीज गया। संजय ने उसे समझाया, जाओ, वह तुम्हारी माँ है, अब तक का सबक उन्हें सीख लिया होगा। मोनिका अस्पताल पहुंची। सुशीला देवी बिस्तर पर थी। उम्र से ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। अब उन्होंने मोनिका को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोनिका, मैं माफ़ी मांगती हूँ। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुम्हें और रीता को बहुत दुख दिया। मैं एक अभागिनी माँ हूँ। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ही शब्दों की गूंज सुनाई देने लगी। वही शब्द जो मैंने रीता के लिए इस्तेमाल किए थे, वही मेरी बेटी के लिए। मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई थी बेटा। मोनिका ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसके मन का गुस्सा अब दुख में बदल चुका था। सुशीला देवी के ठीक होने के बाद एक दिन उन्होंने अमित से रीता का पता मांगा। बड़ी मुश्किल से उन्हें पता चला कि रीता शहर के दूसरे छोर पर एक चाय की दुकान चलाती है। शाम के समय सुशीला देवी वहां पहुंची। दुकान में रीता व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद जब भीड़ कम हुई तो सुशीला देवी आगे बढ़ी। रीता ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, न गुस्सा न दुख, सिर्फ एक शांत स्थिरता। रीता, सुशीला देवी की आवाज़ लड़खड़ाई। क्या तुम 1 मिनट दे सकती हो? रीता ने सिर हिलाया और दुकान के पीछे एक छोटी सी बैठक में ले गई। सुशीला देवी ने बैठते ही कहा, मैं कुछ कहने नहीं बल्कि कुछ सुनाने आई हूँ। मैंने मोनिका को वही कह दिया जो तुमसे कहा था, और उस दिन मैं टूट गई। मैंने अपनी ही नीयत का सामना किया। मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं, क्योंकि मेरे शब्द इतने घाव दे गए हैं कि सॉरी से भरे नहीं जा सकते। मैं बस यह बताना चाहती थी कि तुम सही थी और मैं गलत थी। औरत की कीमत उसकी कोख से नहीं, उसके चरित्र, उसके हौसले और उसके इंसान होने से होती है। यह सबक मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखना पड़ता है। रीता ने चुपचाप सुना। फिर उसने 2 प्यालियों में चाय डाली। एक सुशीला देवी के सामने रखी। चाय ठंडी हो जाएगी, उसने साधारण से स्वर में कहा। उस एक प्याली चाय में सुशीला देवी को उनकी पहली माफ़ी मिल गई, चुपचाप बिना शब्द के। वह दुकान से निकली तो उनकी आंखें नम थी, लेकिन दिल का एक बोझ हल्का हो गया था। रीता दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। उनके मन में बंधी हुई एक गांठ अंततः खुल गई थी। उसने कभी लौटकर नहीं देखने का फैसला किया था और आज वह उस फैसले पर अडिग थी। लेकिन आज उसने अपने दुख के पीछे एक और तस्वीर देखी थी। एक औरत जो खुद अपनी बनाई हुई कठोर दुनिया में कैद होकर रह गई थी। कहानी का अंत यह नहीं होता। मोनिका और संजय ने बच्चा गोद लेने का फैसला किया और सुशीला देवी ने उनका पूरा सहयोग दिया। रीता की दुकान अब एक छोटे से कैफे में तब्दील हो गई थी, जहां वह नौकरी देती थी उन महिलाओं को जो समाज के तानों से जूझ रही है। सुशीला देवी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। रीता के कैफे से लौटने के बाद अब वह एक अजीब सी अशांति और अशांति के बीच जूझ रही थी। एक तरफ तो मन को कुछ सुकून मिला था, दूसरी तरफ अतीत के सारे कर्म उन्हें कोस रहे थे। अब वह मोनिका और संजय से मिलने जाती थी, उनके गोद लेने की प्रक्रिया में मदद करती थी, लेकिन उनके और अमित के बीच एक गहरी खाई बन चुकी थी। अमित की नई पत्नी प्रिया ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। सुशीला देवी पोते को देखने जाती थी, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी होनी चाहिए थी। लेकिन हर बार जब वह उन नन्हे बच्चे को देखती तो उन्हें रीता के सूने चेहरे की याद आ जाती, जिस दिन उन्होंने उसे घर से निकाला था। और फिर मोनिका की आहत आंखें भी सामने आ जाती। एक दिन सुशीला देवी अपने पुराने बक्से में से कुछ सामान ढूंढ रही थी, तभी उनके हाथ एक पुरानी डायरी लगी। यह उनकी अपनी सास यानी अमित की दादी शांति देवी की डायरी थी। उत्सुकतावश उन्होंने उसे पलटना शुरू किया। पन्ने पलटते पलटते एक प्रविष्टि पर उनकी नज़र अटक गई। तारीख थी 30 साल पहले की। शांति देवी ने लिखा था, आज मेरे दिल पर बहुत बोझ है। मुझे पता चला है कि मेरे बेटे रवि ने सुशीला के पति को पिता बनने में दिक्कत है। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी वजह से ही सुशीला के गर्भ ठहरते नहीं, लेकिन हमारे परिवार की इज्जत, नाम सब दांव पर लगा है। रवि ने मुझसे वादा किया है कि वह इस राज को कभी किसी के सामने नहीं खोलेगा, और सुशीला बेचारी बिना किसी गलती के हमारे झूठ की कीमत चुकाएगी। मेरा दिल चीख चीख कर कहता है कि वह गलत है, लेकिन समाज की बातों का डर सब पर हावी है। भगवान हमें माफ़ करना। सुशीला देवी का सिर चकराने लगा, उनके हाथ कांपने लगे। वह कुर्सी पर बैठ गई।
आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। 30 साल पहले की बात उन्हें याद आ गई कि शादी के बाद उन्हें भी 2 साल तक संतान नहीं हुई थी। तब उनकी सास और पति ने उन्हें कई तरीके के इलाज करवाए थे और फिर अचानक चमत्कार से उन्हें गर्भ ठहर गया था। पूरे परिवार ने उनकी सफलता का जश्न मनाया था। उन्हें याद आया कि कैसे उनकी सास ने उन्हें गले लगाते हुए कहा था, बेटा, तूने हमारे खानदान की इज्जत बचा ली। लेकिन असलियत यह थी कि समस्या उनमें नहीं, उनके पति में थी। और पूरे परिवार ने मिलकर उनसे झूठ बोला था, उन्हें बांझ होने का झूठा दोष सहन करवाया था। और फिर जब वह माँ बन गई तो वही झूठा दोष उन्हें शक्ति देने लगा था। क्या यही वजह थी वह दूसरी औरतों, खासकर रीता और फिर मोनिका के प्रति इतनी क्रूर हो सकी? क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने कमी को पूर्णता में बदलकर दिखाया था, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? एक भयानक सत्य उनके सामने था। वह जिस परंपरा और इज्जत की रक्षा के नाम पर रीता को प्रताड़ित करती रहती थी, वह खुद उसी झूठी परंपरा की शिकार थी। वह जिस समाज के डर से दूसरों को कुचलती थी, उसी समाज ने उनके साथ भी धोखा किया था। उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी टूटन सब एक साथ उमड़ पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने डायरी को छाती से लगा लिया, मानो उसमें ही कोई जवाब छिपा हो। तभी अमित का फोन आया। प्रिया और बच्चे के साथ आपके पास आ रहा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। सुशीला देवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। उनके मन में एक अजीब सी आशंका जाग रही थी। कुछ ही देर में अमित, प्रिया और नवजात शिशु के साथ आ गए। प्रिया के चेहरे पर एक अजीब सी अकड़न थी। बातचीत के दौरान प्रिया ने अचानक कहा, माँ, मैं और अमित सोच रहे हैं कि हमें एक बड़े घर की ज़रूरत है। बच्चे के लिए जगह चाहिए। आप अकेली हैं, यह घर आपके लिए बहुत बड़ा है। हम सोच रहे हैं कि आप मोनिका के पास रह जाएं, और यह घर हम इसे आप तो समझ ही गई होंगी। सुशीला देवी समझ गई। यह उन्हें ही घर से निकालने की तैयारी थी। उन्होंने अमित की ओर देखा, जो नजरें चुरा रहा था। तुम तुम मुझे भी निकालना चाहते हो अपने घर से, अमित? सुशीला देवी की आवाज़ कांप रही थी। माँ, ऐसा मत कहो, बस प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। आपकी उम्र हो गई है, अकेले रहना ठीक नहीं। मोनिका के पास आपकी देखभाल हो जाएगी। अमित ने औपचारिकता स्वर में कहा। यह वही लहजा था जो कभी वह रीता के सामने अपनाता था। निष्क्रिय, कायर, स्वार्थी। सुशीला देवी का दिल टूट रहा था, लेकिन अचानक ही उनके अंदर का गुस्सा जाग उठा। वह उठकर खड़ी हुई, लेकिन आंखों में अब आंसू नहीं, एक तेज चमक थी। प्रैक्टिकल? ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकल बात करते हैं। अमित, उन्होंने ठंडे स्थिर स्वर में कहा। उन्होंने वह पुरानी डायरी उठाई और अमित के सामने फेंक दी। पहले इस प्रैक्टिकल सच्चाई को देखो, पढ़ो। तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे पिता और मेरे साथ क्या किया था। पढ़ो कि कैसे उन्होंने मुझ पर बांझ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाया था, और पढ़ो कि कैसे मैंने उस झूठ को सहा, क्योंकि मुझे इज्जत बचानी थी। अमित और प्रिया हैरान होकर डायरी को देखने लगे, और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सुशीला देवी ने आगे कहा, और इसी इज्जत के नाम पर मैंने वही पाप दोहराया। मैंने रीता के साथ वही किया जो मेरे साथ हुआ था। मैंने उसी झूठे दंभ में जीती रही जो मुझ पर थोपा गया था। और आज तुम मेरा अपना बेटा वही कर रहा है, मुझे मेरे ही घर से निकालने की बात कर रहा है। क्या यही संस्कार मैंने तुझे दिए थे, अमित? या यह वही स्वार्थ है जो तुमने मुझे हमेशा दिखाया? अमित स्तब्ध खड़ा था। प्रिया बोल उठी, लेकिन माँ, यह बात गलत है, बंद करो। शीला देवी का स्वर गरज उठा। तुम्हें लगता है तुम जीत गई एक बच्चा पैदा करके? याद रखो प्रिया, यह घर, यह दीवारें, ये सबने देखा है कि कैसे एक औरत को दूसरी औरत का दुश्मन बनाया जाता है। तुम आज मेरी जगह ले रही हो, लेकिन कल कोई और तुम्हारी जगह लेगी। यह वक्र तब तक नहीं टूटेगा जब तक हम औरतें ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रहेंगी। उन्होंने अमित की ओर देखा। और तुम मेरे बेटे, तुम्हारे पिता ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, तुमने कभी रीता का साथ नहीं दिया, और आज तुम मेरा साथ देने के बजाय मुझे निकालने की बात कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारे खानदान की इज्जत? कमरा सन्नाटे में डूब गया। बच्चा रोने लगा। अमित का सिर शर्म से झुक गया। उसने कभी अपनी माँ को इतना टूटते हुए नहीं देखा था, और ना ही इतना ताकतवर। सुशीला देवी ने आखिरी बार किया, घर छोड़ने की बात की। ठीक है, लेकिन यह फैसला मैं खुद करूंगी, न तुम, न प्रिया, न कोई और। मैं अब किसी के एहसान पर नहीं रहूंगी। निकल जाओ अभी यहाँ से।
अमित और प्रिया बिना एक शब्द कहे हारी हुई सेना की तरह वहां से चले गए। दरवाजा बंद होते ही सुशीला देवी फिर से टूट गई, लेकिन इस बार के आंसू दुख के नहीं बल्कि एक तरह की मुक्ति के थे। उन्होंने 30 साल पुराना झूठ जान लिया था। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और आज उन्होंने अपने ही बेटी के अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया था। उन्होंने फ़ोन उठाया, पहला नंबर डायल किया मोनिका का। बेटा, उनकी आवाज़ एक नई दृढ़ता थी। क्या तुम और संजय मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो कुछ दिनों के लिए? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक पुरानी कहानी जो मुझे आज पता चली है, और फिर हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। फ़ोन के दूसरे छोर से मोनिका की आवाज़ आई, जिसने हैरानी और चिंता थी। माँ, क्या हुआ? बिल्कुल, आप आ जाइए, यही आपका घर है। और फिर बहुत हिम्मत जुटाकर सुशीला देवी ने दूसरा नंबर डायल किया, रीता का। फ़ोन बजने लगा। सुशीला देवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या रीता फ़ोन उठाएगी? क्या वह उनकी एक और गलती को सुनने के तैयार होगी? हेलो। फ़ोन के दूसरे छोर से रीता की स्पष्ट आवाज़ आई। सुशीला देवी ने गहरी सांस ली। रीता, मैं हूँ सुशीला, मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी, एक ज़रूरी बात है। नहीं, यह तुम्हारे बारे में नहीं है, यह मेरे बारे में है, और एक ऐसी सच्चाई के बारे में जिसने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। क्या तुम मुझे वक्त दोगी? फ़ोन की दूसरी तरफ एक पल की चुप्पी थी। फिर रीता की आवाज़ आई, कल सुबह 10 बजे मेरे कैफ़े में। सुशीला देवी ने फ़ोन रख दिया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। शाम ढल रही थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी में एक नई सुबह होने वाली है। एक सुबह जो शायद बहुत देर से आई थी, लेकिन आ गई थी। वह जानती थी कि अब का सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार वह सच के साथ चलेगी, झूठ के बोझ के बिना, और शायद और इस सच्चाई से ही कोई नया रिश्ता बन सके, माफ़ी से नहीं बल्कि समझ से। यह कहानी सिर्फ बांझपन की नहीं, बल्कि उस मानसिक बांझपन की है जो औरत को सिर्फ एक भूमिका तक सीमित कर देता है, और कभी-कभी ज़िंदगी सबक सिखाने के लिए वही रास्ता चुनती है जिसे हम दूसरों के लिए बनाते हैं। पैरों तले ज़मीन तभी खिसकती है जब आप खुद को उसे कमज़ोर बनाने वाले शब्द बोलते हैं।